तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने कहा है कि कालेश्वरम के मामले की तरह पलामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। केटीआर ने कहा है कि कालेश्वरम परियोजना जो समय के साथ पूरी हो चुकी है, सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। हमने हर घर को पानी दिया है और बिजली की आपूर्ति की चुनौतियों को पार किया है, औद्योगिक इकाइयां स्थापित की है और रोजगार को बढ़ाया है। इसी तरह सीएम केसीआर के नेतृत्व में पूरा किया जाएगा। इस क्षेत्र की सिंचाई करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। केटीआर ने बुधवार को रंगारेड्डी जिले के चंदनवेली में वेलस्पन इंडिया लिमिटेड की उन्नत कपड़ा सुविधा का उद्घाटन करने के बाद बात की है। केटीआर ने कहा है कि $9 अरब और $7 अरब के बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा करना आसान है, लेकिन पूरा करना मुश्किल। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पीने का पानी ही नहीं बल्कि तेलंगाना ने वास्तव में आश्चर्यजनक चीजें की हैं। हमने 4 साल के समय में दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया है, जिसे कालेश्वरम परियोजना कहा जाता है। मैं रंगारेड्डी की धरती पर खड़ा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, हम कृष्णा नदी से भी पानी लाएंगे और पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत पूरे क्षेत्र की सिंचाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से कोर्ट और बचावत ट्रिब्यूनल की वजह से इसमें देरी हो रही है, नहीं तो अब तक हो सकती थी। केटीआर ने स्थानीय नेताओं से समस्या पैदा नहीं करने को कहा। उन्होंने कहा है कि राज्य में निवेश पाने के लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है। जब कोई उद्योग आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। हर जगह छोटे मोटे विवाद हो गए, उद्योग आता है तो क्षेत्र का विकास होता है। 5 साल में चंदनवेली शब्द सीतारामपुर का तरीका बदल गया है और साफ तौर पर बदलेगा। यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए मददगार होगा। राज्य सरकार के मुख्य सचिव शांति कुमारी ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के उपनगरों में बड़े पैमाने पर शहरी पार्कों और हरियाली की स्थापना में काफी वृद्धि हुई है और ऐसा ही राज्य के सभी शहरों और कस्बों में किया जाना चाहिए। बिहार के भवन में नगर पालिका एवं शहरी विकास विभाग को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। संबंधित अधिकारियों ने सीएस शांति कुमारी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से नगर पालिका और शहरी विकास विभाग को जैसे एचएमडीए, जीएचएमसी, जल मंडली, हैदराबाद मेट्रो रेल, रेरा आदि के अधिकार के तहत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देश में सबसे अधिक शहरी आबादी वाले राज्यों में 4थे स्थान पर है और पेयजल आपूर्ति, हरित पट्टी, आंतरिक सड़कों का निर्माण, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, न्यूनतम बुनियादी ढांचे का निर्माण आदि जैसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्य के शहरों और कस्बों में सफलतापूर्वक लागू किया गया। ग्रेटर हैदराबाद और उपनगरों में 14 शहरी पार्क स्थापित करने और हरिताहरम के तहत बड़े पैमाने पर हरियाली विकसित करने के लिए सराहना की है। गोशामल विधायक राजा सिंह ने प्रदेश के डीजीपी अंजनी कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं। राजा सिंह ने डीजीपी को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि अब तक उन्हें किन नंबरों से फोन आए हैं। विधायक राजा सिंह पहले भी ट्विटर पर चिंता जता चुके हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उसने कहा है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए पाकिस्तान का एक मोबाइल से उसकी जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि उनकी स्लीपर सेल सक्रिय है। विधायक राजा सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि इस तरह की धमकी भरे फोन आए दिन आ रहे हैं। राजा सिंह ने अपने ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेलंगाना के डीजीपी और हैदराबाद सीपी को टैग किया है। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने बीआरएस नेताओं पर उपद्रवियों की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है और उन्होंने भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने पर उन पर हमला करने के लिए सरकार और विधायकों की आलोचना की है। शर्मिला ने सवाल किया कि क्या राज्य में मुल्क कानून व्यवस्था अब समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस नेता पवन से मुलाकात की, जिनका सिकंदराबाद के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 दिन पहले हनुमाकोंडा में बीआरएस कार्यकर्ताओं ने पवन पर हमला किया था। इसका जवाब देते हुए शर्मिला ने मांग की कि इस हमले की घटना पर सीएम केसीआर जवाब दे। शर्मिला ने कहा है कि बीआरएस नेता उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो सत्ताधारी दल पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में रहने और लोगों की ओर से सवाल पूछने के लिए पवन पर हमला करना बीआरएस पार्टी के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पवन का चेहरा पहचाने बिना ही हमला कर दिया। बीआरएस नेता इंसानों जैसा व्यवहार नहीं कर रही है। शर्मिला ने मांग की है कि केसीआर तुरंत लोगों और विपक्ष से माफी मांगे। बीजेपी आज पोलिंग बूथ कमेटियों को लेकर बैठक करेगी। बूथ समितियों की नियुक्ति को लेकर राज्य मामलों के प्रभारी सुनील बंसल, तरुण चुंग और अरविंद मेनन भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे
और इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय समेत बीजेपी के राज्य स्तरीय नेता भी शामिल होंगे। प्रदेश कार्यालय में आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैठक होगी। राज्य में 35,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ चिन्हित किए गए हैं। बीजेपी का नियम है कि हर पोलिंग बूथ पर 52 सदस्यों की एक कमेटी होनी चाहिए। 21 लोग बूथ कमेटी सदस्य हो और एक सोशल मीडिया सदस्य हो, यानी कुल 22 लोगों की एक पोलिंग बूथ कमेटी होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर पोलिंग बूथ कमेटियों में 22 सदस्य नहीं होते, 8 से 15 लोग ही हैं। कुछ समितियों में पूर्ण सदस्य होते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बूथ आत्म सशक्तिकरण 22 लोगों वाले कम सदस्यों वाले पोलिंग बूथों को पूरी तरह से स्टाफ करना है। इस बैठक में सुनील बंसल बूथ समितियों और सदस्यों की कुल संख्या की गणना करेंगे। किस बूथ में कितने सदस्य हैं, पूर्ण समितियों द्वारा कितने बूथ स्थापित किए गए हैं, अब तक बूथ कमेटियों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। सुनील बंसल, तरुण चुंग और अरविंद मेनन बूथ समितियों की नियुक्ति को कैसे पूरा किया जाए, इसके विभिन्न पहलुओं पर पार्टी नेताओं का मार्गदर्शन करेंगे। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि जीएचएमसी कार्यालय में मूल कर्मचारियों की जगह कोई और ड्यूटी कर रहा है। कुत्ते के हमले में बच्चे की मौत पर लोग ने शोक जताया है। मेयर विजयलक्ष्मी ने उनके व्यवहार के तरीके के लिए कड़ी फटकार लगाई है। मेयर इस घटना को लेकर कहा था कि सही समय पर भोजन न मिलने के कारण कुत्तों को गुस्सा आ गया और उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वे भूखे थे। भाजपा पार्षदों ने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त की है कि मेयर द्वारा सही समय पर खाना डालने और कुत्तों को गोद लेने की मुफ्त सलाह देने के लिए उनकी आलोचना की गई है। उन्होंने पूछा है कि शहर में पहले से ही कई कुत्तों को पाला जा रहा है और ऐसे कुत्ते को गोद लेने के लिए कौन आगे आएगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि शहर में कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति यदि शिकायत करता है कि उनकी गली में कुत्तों का उपद्रव ज्यादा है तो वे रोष व्यक्त करते हैं कि कुत्तों को एक गली से दूसरी गली में छोड़ा जा रहा है और उनके साथ लापरवाही बरती जा रही है। मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और नगर निगम की सेवा में आवारा कुत्तों के खतरे को रोकने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नगर की जनता को बिना किसी परेशानी के कार्रवाई करने का आदेश दिया गया और अरविंद कुमार ने कहा कि जीएचएमसी क्षेत्र में आज 5.5 लाख आवारा कुत्ते हैं, जबकि पहले 8,50,000 थे। उन्होंने कहा है कि नसबंदी ऑपरेशन कराने से इनकी संख्या घटकर 5,50,000 रह गई है। उन्हें तुरंत एबीसी नसबंदी ऑपरेशन करने का आदेश दिया गया। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने ओडिशा के लिए बस सेवा चलाने का फैसला किया है। भारी ट्रैफिक वाले रूटों पर चलने के लिए 10 बसें तैयार की गई है। टीएसआरटीसी ने दोनों राज्यों के बीच आपसी बस सेवाओं की स्थापना के लिए ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ एक समझौता किया है। टीएसआरटीसी के अध्यक्ष विधायक बाजूरेड्डी गोवर्धन, एमडी वीसी सज्जनार और ओएसआरटीसी के एमडी दीप्तेश कुमार पटनायक ने टीएसआरटीसी के अध्यक्ष विधायक बाजूरेड्डी गोवर्धन की उपस्थिति में समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि समझौते के मुताबिक टीएसआरटीसी ओडिशा के लिए 10 और ओएसआरटीसी तेलंगाना के लिए 13 सेवाएं चलाएगा। इस अवसर पर सज्जनार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ओएसआरटीसी के उच्च अधिकारियों को टीएसआरटीसी द्वारा लाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया है। टीएसआरटीसी के चेयरमैन बाजूरेड्डी गोवर्धन ने कहा है कि तेलंगाना और ओडिशा के बीच काफी ट्रैफिक है और मांग को लेकर ओएसआरटीसी के साथ अंतर्राज्य समझौता हुआ है। ट्रांसजेंडर्स ने वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला और बीआरएस विधायक शंकर नाइक ने उनकी आपसी आलोचना में हिजड़ा शब्द का इस्तेमाल करने के लिए तत्काल सार्वजनिक माफी की मांग की है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई। एनएसएस के मंच पर आजादी के 75 साल के दौरान ट्रांसजेंडर्स के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर राजनीतिक लाभ के लिए उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है तो घर बसाने का कोई मतलब नहीं है। प्रेमा ज्योति फाउंडेशन की अध्यक्ष अवंतिका ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को ऐसे समय में अपमान करना सही नहीं है जब वे समाज के करीब आ रही है। उन्होंने कहा है कि संसद में ट्रांसजेंडर मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है। महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद जिलों के शिक्षक एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन जोरों पर चल रहा है। साथ ही शैक्षणिक संघों और समर्थकों के साथ विशाल रैलियों के साथ उम्मीदवार जीएचएमसी मुख्यालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन के साथ अब तक 15 लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के कारण इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है।
बॉलीवुड की फायर ब्रांड कंगना रनौत हमेशा किसी न किसी तरह के विवादों में रहती है। वह जो कुछ भी सोचती है साफ साफ बोल देती है। यह फायर ब्रांड पौधे रोपते हुए सोशल मीडिया पर नजर आई है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत हैदराबाद में पौधे रोपे गए। इस समय कंगना के पौधे लगाते हुए फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कंगना ने कहा है कि उन्होंने मशहूर ज्योतिषी बालू मुद्रागी की चुनौती स्वीकार की है और पौधारोपण किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सभी को पौधे लगाने चाहिए और हरियाली बढ़ानी चाहिए। मिर्च जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले ब्रह्मोत्सव के 5 दिनों तक कीसरागुट्टा में हुंडी की गणना करने वाले बंदोबस्ती अधिकारियों को हुंडी से 28,52,536 रुपए की आय प्राप्त हुई है। प्रसाद बिक्री से आय 28,26,600, दर्शन अभिषेक से आय 37,01,685, ऑनलाइन पूजा से आय 9,19,000, दान 38,801 रुपए है। इस मौके पर मंदिर ईओ सुधाकर रेड्डी ने बताया कि वर्ष 2022 में 83,74,632 की तुलना में 1,03,38,622 की आय प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 19,76,990 अधिक है। खैरताबाद नगर सेवक विजय रेड्डी रामकृष्ण नगर एरा मंजिल में गरीब घरों को गिराने पर नाराजगी व्यक्त की है। विजय रेड्डी ने चेतावनी दी है कि यदि अपने गरीबों का मकान ढाया तो बीआरएस भवन के लिए दिए गए जमीन को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कब्जा कर लेगी। उन्होंने कहा है कि निम्स अस्पताल के विकास के लिए गरीबों का मकान ढाया जाना सरासर गलत है। अमरपाटन में आवारा कुत्तों के हमले की घटना की शिकायत करने कांग्रेस नेता नामपल्ली स्थित एचआरसी कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन एचआरसी ने 2 महीने से जज की नियुक्ति नहीं की है। उसके बाद कांग्रेस के नेता बाहर आए और केटीआर और मेयर के खिलाफ नारेबाजी की है। आवारा कुत्तों के हमले में घायलों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हैदराबाद में आवारा कुत्तों ने एक बच्ची को नोच कर मार डालने की घटना से पहले राजेंद्र नगर थाने में आवारा कुत्तों ने उत्पात मचाया और 5 लोगों पर हमला कर दिया है। राजेंद्र नगर सर्किल के अंतर्गत हैदरगुडा एराबोडा कॉलोनी में एक आवारा कुत्ता घर के सामने खेल रहे एक लड़के को हाथ पकड़कर खींच ले गया। दूसरे लड़के ने जब यह देखा तो वह कुत्तों को रोकने गया और उस पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में चैतन्य पुनित के 2 बच्चे घायल हो गए। इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में आ गए। अब भी स्थानीय लोग चाहते हैं कि जीएचएमसी के अधिकारी आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करें। लोग का आरोप है कि जब वे अधिकारियों को फोन करते हैं तो अधिकारी तुरंत जवाब देते हैं और आवारा कुत्तों को पकड़कर दूसरे इलाकों में छोड़ देते हैं। अब भी वे लोगों को आवारा कुत्तों के चंगुल से बचाना चाहते हैं। आरोप है कि बच्चे सड़कों पर चलने से डर रहे हैं और आवारा कुत्ते अकेले लोगों को अपना निशाना बना रहा है और इस तरह के हमले कर रहे हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका PIL याचिका के रूप में आवारा कुत्तों द्वारा एक 4 साल के बच्चे को मौत की घाट उतारने की खबरों को लिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइया ने न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह मीडिया रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में ले, जबकि संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी बनाने और मामले को सुनवाई के लिए खंडपीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। HC रजिस्ट्री ने जनहित याचिका में मुख्य सचिव, नगरपालिका प्रशासन के प्रधान सचिव, जीएचएमसी आयुक्त, उपायुक्त, जीएचएमसी अंबरपेट सर्कल, हैदराबाद जिले और सदस्य सचिव तेलंगाना राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को उत्तरदाताओं के रूप में नामित किया है। पीठ गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से महंगी कारें चुराकर हैदराबाद में कम दाम में बेचने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 करोड़ 45 लाख की 18 कारें जब्त की गई है।
पुलिस ने पाया कि हैदराबाद के कुछ बदमाश चोरी की कारों की नंबर प्लेट पंजीकरण और इंजन नंबर बदल रहे हैं और उन्हें दूसरे राज्यों में कम कीमतों पर बेच रहे हैं और निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एपी पुनर्विभाजन मामले की सुनवाई 11 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह आंध्र प्रदेश के विभाजन को लेकर दायर कई याचिकाओं पर 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने जांच अपने हाथ में ली है। पूर्व सांसद उडवल्ली अरुण कुमार और तेलंगाना विकास केंद्र सहित कई लोगों ने राज्य के विभाजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया है कि राज्य का बंटवारा सोच समझकर नहीं किया गया और इस वजह से दोनों राज्यों के बीच कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। याचिका में भविष्य में राज्य का बंटवारा होने पर कुछ विशेष शर्तों और नियमों की जरूरत है और केंद्र से इस आशय की उचित निर्देश देने को कहा गया है। समाचार समाप्त होने के पूर्व मुख्य समाचार फिर एक बार।